एक राज्य था कांकुर। राजा की असमय मृत्यु होने और दोनों राजकुमारों के अत्यंत छोटे होने के कारण रानी को ही राजा बनना पड़ा। वही इस राज्य की कर्ता धर्ता थी। उसने 16 वर्ष तक साम्राज्य बखूबी संभाला और कभी पराजित नहीं हुई। पड़ोसी राजा उसके नाम से खौफ खाते थे। वह तलवारबाजी में बहुत कुशल थी। उसके दांव पेच कोई नहीं समझ पाता था। पर अब उसकी उम्र बढ़ने लगी। उसे दिन रात चिंता रहती कि उसके रहते राजकुमार राज्य संभाल लें। गुरुजी, अपनी विद्या का प्रयोग करके बताओ कि किस राजकुमार को राजा बनाया जाए। महारानी, आपके तीनों बेटों में से। गुरुजी, आपको कितनी बार कहा है, हमारे 3 नहीं 2 कुमार हैं। ये बार बार तीसरा कहाँ से आ जाता है? जी महारानी, न जाने क्यों कांकुर राज्य की कुंडली 3 कुमारों की ओर संकेत करती है। आप दोनों राजकुमारों के बारे में बताइए। इन दोनों कुमारों के पास ही राजा बनने की क्षमता नहीं है। रानी अपनी विशेष दासी को बुलाती है। रात को मैं तुम्हारे साथ दासी के वेश में कुमारों को देखने चलूंगी। महारानी, आपको वेश बदलने की क्या आवश्यकता है? जितना कहा है उतना करो, और हाँ, ये बात किसी को पता न चले। दासी हाँ में सिर हिलाती है। आधी रात को अंधेरा गहराने पर रानी अपने मुंह पर नकाब लगाए साधारण कपड़ों में दासी के साथ छोटे कुमार के महल की ओर जाती है। वह छिपकर खिड़की से अंदर देखती है। कुमार संतों की तरह समाधि लगाए बैठा था। ये क्या, इस आयु में ऐसी तपस्या? इसे क्या साधु बनना है? ये तो बातें भी संतों जैसी करता है। दोनों वहां से निकलकर बड़े कुमार के महल की ओर जाती है। कुमार सबसे छिपता हुआ नगर की ओर जा रहा था। रानी और दासी उसका पीछा करते हुए। ये कहाँ जा रहा है? मधुशाला। क्या? जी महारानी, बड़े कुमार को शराब पीने की लत है। जब से आपने महल में मधुशाला पर पाबंदी लगाई है, बड़े कुमार मधुशाला जाकर पीते हैं। मधुशाला में कुमार खूब शराब पीता है। वह न केवल पीता है बल्कि नशे में मेज पर खड़ा होकर नाचने लगता है, फिर रुपये उड़ाने लगता है। महारानी, क्या आप इन्हें राजा बनाना चाहती हैं? तुम्हारा क्या विचार है? आप इन्हें राजा नहीं, भांड बना दीजिए। जबान संभाल कर, भूलो मत वह एक राजकुमार है। आजकल तुम्हारी जबान ज्यादा ही चलने लगी है। क्षमा महारानी। दोनों मधुशाला से निकलकर वापस महल की ओर जाती हैं। तभी रानी चलते चलते अचानक रुक गईं। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? रुक क्यों गईं? कितने दिनों बाद खुली हवा का आनंद मिला है। राजमहल कहाँ भागा जा रहा है? चलो नगर घूमते हैं। इतनी रात के अंधेरे में? मेरी दासी होकर डरती हो? नहीं नहीं, चलिए। दोनों लोगों की नजरों से छिपकर नगर में घूमती हुई एक पेड़ के नीचे रुककर ठंडी हवा का आनंद लेती हैं। कितना अच्छा लग रहा है। चुप रहो। दासी चुप हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। रानी कान पर हाथ लगाकर कुछ सुनने का प्रयास करती हुई तलवार की आवाज आने की दिशा की ओर बढ़ जाती है। दासी उसके पीछे चलती है। दोनों देखते हैं कि मैदान में एक नवयुवक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। दोनों छिपकर उसे देखने लगीं। उसकी तलवारबाजी देखकर रानी से रहा नहीं गया और उसने युवक के दाईं ओर पड़ी 2 अतिरिक्त तलवारों में से एक उठा ली। वह नकाब में तलवार लिए युवक के सामने खड़ी हो गई। कौन हो तुम? तुम्हें यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री होकर हाथ में तलवार? क्या तुम कांकुर की महारानी को नहीं जानते? वह भी तो एक स्त्री है।
युवक उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। चलो मुकाबला करो। क्षमा, मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता। वार नहीं करते या डर गए कि एक स्त्री से हार जाओगे? चलो तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। दोनों तलवार से एक दूसरे पर वार करते हैं। रानी तलवारबाजी में युवक पर भारी पड़ती है। युवक उसकी वार देखकर हैरान हो जाता है। तभी रानी ने इतनी शक्ति से युवक की तलवार पर वार किया कि वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। रानी ने हंसकर अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और वहां से चली गई। रास्ते में दासी रानी से कहती है, बहुत खूब महारानी, आपकी तलवार का सामना संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे थोड़े मैं कांकुर की महारानी हूँ। आपके वारों को वह युवक समझ ही नहीं पाया। उसका तो चेहरा ही देखने लायक हो गया था। बेचारा, वह क्या जाने किसके साथ मुकाबला कर रहा था। पर मानना पड़ेगा उसे, वो भी कम नहीं था। उसकी तलवारबाजी ने मुझे भी असमंजस में डाल दिया था। पर आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। तलवारबाजी, तलवारबाजी, मैं कुछ समझी नहीं। तलवारबाजी जल्दी समझ आ जाएगा। अगले दिन पूरे नगर में घोषणा की गई कि 2 दिन बाद राजमहल में तलवारबाजी है, जिसमें महारानी स्वयं भाग लेंगी और जो भी कोई उनका सामना करना चाहे आ सकता है। महल का मैदान मंत्रियों एवं सेवकों से भरा था। पहले बड़े राजकुमार ने रानी का सामना किया। वह रानी पर पूरी शक्ति से तलवार के वार कर रहा था। रानी ने उछलकर तलवार घुमाकर उसकी दाईं भुजा पर मारी तो वह जोर से चिल्लाया, तुमने हाथ क्यों नहीं हटाया? ऐसे युद्ध में शत्रु का सामना कैसे करोगे? फिर वह उसकी भुजा पर कपड़ा बांधती है। माँ, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मुझे तो रक्त देखकर ही डर लगता है। ठीक है मेरे नाजुक बेटे। रानी बड़े कुमार को खड़ा करती है। क्या कोई और व्यक्ति महारानी से मुकाबला करना चाहता है? अचानक एक नव युवक हाथ ऊपर करता हुआ आगे आता है। मैं करना चाहता हूँ मुकाबला। ये तो वही रात वाला युवक है। दोनों तलवारबाजी करते हैं। एक दूसरे पर वार करते हुए बातचीत होती है। राज्य का सेनापति बनोगे? नहीं, मेरा कांकुर का राजा बनने की अभिलाषा है। संभल कर युवक, मारे जाओगे। यह अधिकार केवल राजकुमारों का है। कहते हुए रानी उसके पैर पर तलवार से वार करती है, किंतु वह तेजी से पैर हटा लेता है। आप स्वयं सोचिए, आपका सामना केवल आपका अपना खून ही कर सकता है। क्या कह रहे हो? मैं आपका ही बेटा हूँ। मैं जानता हूँ कि कल रात आप ही थी। मुझे केवल मेरी माँ ही हरा सकती है। चुप बदजुबान, मेरे केवल 2 कुमार हैं। वे दोनों तो बड़ी रानी के हैं। आपका अपना खून मैं हूँ। मेरा पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। तो मैं कौन हूँ? पूछिए दाई से। सुनकर रानी ने क्रोध में अगला वार युवक की गर्दन पर किया, किंतु उसे मारा नहीं। माँ माँ होती है। रानी गुस्से में अपने महल में जाकर दासी को फौरन दाई को बुलाने के लिए कहती है। रानी का गुस्सा देखकर दासी ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी दाई रानी के महल में आई। रानी ने बिना कुछ कहे सीधे तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अगर सच्चाई नहीं बताई तो आज तुम नहीं बचोगी। कौन सी सच्चाई? सच बता, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ जन्मा था? सुनकर दाई जोर से रोने लगी। चुप, सुना नहीं महारानी ने क्या कहा? सच बता। आपने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया था। मैंने तो बस बड़ी रानी का कहना माना। वो चाहती थी कि महाराज के बाद राजा उन्हीं का बेटा बने, इसलिए मुझे झूठ कहना पड़ा।
मैंने एक मरे हुए बच्चे को आपका बेटा बना दिया था। मेरा बेटा कहाँ है? वो तो गांव के एक निसंतान ग्वाले को दे दिया था। इसके साथ जाओ, कुछ भी करके मेरा बेटा ढूंढ कर लाओ। दासी और दाई दोनों चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद दासी रानी के कान में कुछ कहती है। रानी हाँ में सिर हिलाती है और उसके बाद वही युवक अंदर आकर रानी के पैर छूता है। रानी उसे उठाते हुए, मेरा होनहार बेटा। उसके बाद दोनों कुमारों और युवक को आमने सामने बैठाकर रानी उन्हें कहती है, राजकुमारों, तुम तीनों सच्चाई जान चुके हो, इसलिए लड़ने के बजाय आपस में सलाह करके बताओ कि राजा कौन बनेगा। क्षमा माँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता। आप इसे बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। सच में कोई आपत्ति नहीं? जी माँ, बस मेरा महाभार तय कर दीजिए और सभी राजसी सुविधाएं। और मेरे लिए किसी मनोरम वाटिका में एक आश्रम बनवा दीजिए। ठीक है, पर यह राज्य तुम तीनों का था, है और रहेगा। अगले दिन युवक का राज्याभिषेक होता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कांकुर को एक योग्य राजा मिल गया। रानी, दोनों राजकुमार और सभी लोग सिंहासन पर बैठे युवक पर फूल बरसाते हैं।